हेलो साथियों, अगस्त 2022 की महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की वीडियो के भाग 1 में आपका स्वागत है। देखते हैं पहला प्रश्न। हाल ही में पेरिस ओलंपिक 2024 में इंडिया हाउस की स्थापना के लिए किसने भारतीय ओलंपिक संघ के साथ समझौता किया है? दोस्तों, इसका सही उत्तर विकल्प बी रिलायंस इंडस्ट्रीज है। पेरिस ओलंपिक 2024 में इंडिया हाउस की स्थापना के लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज ने भारतीय ओलंपिक संघ के साथ समझौता किया है। देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। वर्ष 2024 के समर ओलंपिक गेम्स फ्रांस के पेरिस में 26 जुलाई 2024 से 11 अगस्त 2024 में आयोजित किए जाएंगे। पेरिस 2024 में ब्रेकिंग एकमात्र ऐसा खेल है जो डेब्यू कर रहा है। देखते हैं अगला प्रश्न। ट्रांस हिमालयन मल्टी डायमेंशनल कनेक्टिविटी नेटवर्क आर्थिक गलियारा किन दो देशों के मध्य स्थापित हो रहा है? दोस्तों, इसका सही उत्तर विकल्प सी चीन तथा नेपाल है। ट्रांस हिमालयन मल्टी डायमेंशनल कनेक्टिविटी नेटवर्क आर्थिक गलियारा चीन तथा नेपाल के मध्य स्थापित हो रहा है। देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। चीन और नेपाल ने हाल ही में ट्रांस हिमालयन मल्टी डायमेंशनल कनेक्टिविटी नेटवर्क के निर्माण के लिए अपनी सहमति दी है। यह बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत नेपाल और चीन के बीच एक आर्थिक गलियारा है। देखते हैं अगला प्रश्न। भारत और किस देश के मध्य कुशियारा नदी के अंतरिम जल बंटवारे के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है? दोस्तों, इसका सही उत्तर विकल्प ए बांग्लादेश है। भारत और बांग्लादेश के मध्य कुशियारा नदी के अंतरिम जल बंटवारे के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है। देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। भारत और बांग्लादेश ने संयुक्त नदी आयोग की 38वीं मंत्री स्तरीय बैठक नई दिल्ली में संपन्न की। इस बैठक में कुशियारा नदी के अंतरिम जल बंटवारे पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ। इस आयोग का गठन वर्ष 1972 में हुआ था। कुशियारा नदी बराक नदी की सहायक नदी है। देखते हैं अगला प्रश्न। मिस्र और किस राष्ट्र के मध्य स्वेज नहर आर्थिक क्षेत्र के लिए हरित हाइड्रोजन कारखाने के निर्माण हेतु समझौता हुआ है? दोस्तों, इसका सही उत्तर विकल्प बी भारत है। मिस्र और भारत के मध्य स्वेज नहर आर्थिक क्षेत्र के लिए हरित हाइड्रोजन कारखाने के निर्माण हेतु समझौता हुआ है। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रोजेक्ट चीता के तहत एनटीसीए और किसके मध्य एक समझौता हुआ है? दोस्तों, इसका सही उत्तर विकल्प ए इंडियन ऑयल है। प्रोजेक्ट चीता के तहत एनटीसीए और इंडियन ऑयल के मध्य एक समझौता हुआ है। देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन और एनटीसीए नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के प्रोजेक्ट चीता के तहत कुछ चीतों को अफ्रीका से भारत में लाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन 4 वर्षों में लगभग 50 करोड़ का अनुदान देगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगस्त तानो कुआमे ने भारत के लिए विश्व बैंक के कंट्री निदेशक का पदभार संभाला। अगस्त तानो कुआमे किस देश के हैं? दोस्तों, इसका सही उत्तर विकल्प सी तुर्की है। देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। तुर्की के अगस्त तानो कुआमे ने भारत के लिए विश्व बैंक के कंट्री निदेशक का पदभार संभाल लिया। कुआमे ने जुनैद कमाल अहमद का स्थान लिया है। देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में उदय उमेश ललित ने भारत के मुख्य न्यायाधीश का पद ग्रहण किया। ये कौन से क्रम के सीजेआई हैं? दोस्तों, इसका सही उत्तर विकल्प सी 49वें हैं। उदय उमेश ललित भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश हैं। देखते हैं महत्वपूर्ण तथ्य। 27 अगस्त 2022 को उदय उमेश ललित ने भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में पद ग्रहण किया। इनको पद की शपथ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिलाई। इन्होंने एनवी रमन्ना का स्थान लिया। देखते हैं अगला प्रश्न। डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है? दोस्तों, इसका सही उत्तर विकल्प सी समीर वी कामत। समीर वी कामत डीआरडीओ के अध्यक्ष हैं। देखते हैं महत्वपूर्ण तथ्य। समीर वी कामत को डीआरडीओ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इन्होंने जी सतीश रेड्डी का स्थान लिया। जी सतीश रेड्डी रक्षा मंत्री के सलाहकार के रूप में नियुक्त हुए हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी के निदेशक के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? दोस्तों, इसका सही उत्तर विकल्प डी देवाशीष मोहंती। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी के निदेशक के पद पर देवाशीष मोहंती को नियुक्त किया गया है। देखते हैं अगला प्रश्न। राष्ट्रपति के सचिव का पद किसने ग्रहण किया? दोस्तों, इसका सही उत्तर विकल्प बी राजेश वर्मा है। राष्ट्रपति के सचिव का पद राजेश वर्मा ने ग्रहण किया। देखते हैं महत्वपूर्ण तथ्य। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने राष्ट्रपति के सचिव के रूप में राजेश वर्मा की नियुक्ति को मंजूरी दी है। वह कपिल देव त्रिपाठी का स्थान लेंगे। वर्ष 1980 बैच के रिटायर्ड आईएएस अधिकारी त्रिपाठी को अप्रैल 2020 में तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का सचिव नियुक्त किया गया था। देखते हैं अगला प्रश्न। सीएसआईआर के महानिदेशक का पद किसने ग्रहण किया? दोस्तों, इसका सही उत्तर विकल्प बी नल्लाथम्बी कलाईसेल्वी है। सीएसआईआर के महानिदेशक का पद नल्लाथम्बी कलाईसेल्वी ने ग्रहण किया। देखते हैं महत्वपूर्ण तथ्य।
नल्लाथम्बी कलाईसेल्वी को वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR का महानिदेशक नियुक्त किया गया। नल्लाथम्बी कलाईसेल्वी CSIR की पहली महिला महानिदेशक हैं। इन्होंने राजेश गोखले का स्थान लिया। राजेश गोखले को पूर्व महानिदेशक शेखर मांडे के स्थान पर अतिरिक्त प्रभार दिया गया था। देखते हैं अगला प्रश्न। PIB के प्रधान महानिदेशक का पद किसने ग्रहण किया? दोस्तों इसका सही उत्तर विकल्प डी सत्येंद्र प्रकाश है। PIB के प्रधान महानिदेशक का पद सत्येंद्र प्रकाश ने ग्रहण किया। देखते हैं महत्वपूर्ण तथ्य। श्री सत्येंद्र प्रकाश ने पत्र सूचना कार्यालय PIB के प्रधान महानिदेशक का पदभार ग्रहण किया। इन्होंने जयदीप भटनागर का स्थान लिया। देखते हैं अगला प्रश्न। IMF में भारत के कार्यकारी निदेशक के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? दोस्तों इसका सही उत्तर विकल्प बी KB सुब्रमण्यम है। देखते हैं महत्वपूर्ण तथ्य। भारत के पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार KB सुब्रमण्यम को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF में भारत का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है। देखते हैं अगला प्रश्न। भारत के 14वें उपराष्ट्रपति कौन हैं? दोस्तों इसका सही उत्तर विकल्प बी जगदीप धनखड़। भारत के 14वें उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ हैं। देखते हैं महत्वपूर्ण तथ्य। 11 अगस्त 2022 को जगदीप धनखड़ को भारत के 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में चुना गया। श्री जगदीप धनखड़ ने M वेंकैया नायडू का स्थान लिया। उन्होंने उपराष्ट्रपति के चुनाव में कर्नाटक की मार्गरेट अल्वा को पराजित किया। देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में पापुआ न्यू गिनी के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया? दोस्तों इसका सही उत्तर विकल्प बी जेम्स मरापे है। जेम्स मरापे को पापुआ न्यू गिनी के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया। देखते हैं महत्वपूर्ण तथ्य। पापुआ न्यू गिनी की संसद ने देश में चुनाव के बाद प्रधानमंत्री जेम्स मारेप को फिर से शीर्ष पद के लिए नामित किया है। देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में केन्या के राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया? दोस्तों इसका सही उत्तर विकल्प सी विलियम समोई अराप रुतो है। विलियम समोई अराप रुतो को केन्या के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। देखते हैं महत्वपूर्ण तथ्य। 9 अगस्त को हुए चुनाव में बहुत कम अंतर से जीत हासिल करने वाले विलियम रुतो ने राष्ट्रपति के रूप में शपथ ले ली। रुतो ने 9 अगस्त को हुए चुनाव में लंबे समय से विपक्ष के नेता रहे रैला ओडिंगा को मामूली अंतर से हराया। देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में मिस इंडिया USA किसे चुना गया है? दोस्तों इसका सही उत्तर विकल्प ए आर्या वालवेकर है। आर्या वालवेकर को मिस इंडिया USA चुना गया है। देखते हैं महत्वपूर्ण तथ्य। वर्जीनिया की भारतीय अमेरिकी आर्या वालवेकर ने मिस इंडिया USA 2022 का खिताब अपने नाम कर लिया है। यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया की छात्रा सौम्य शर्मा दूसरे और न्यूजर्सी की संजना चेकुरी तीसरे स्थान पर रहीं। वाशिंगटन स्टेट की अक्षी जैन को मिसेज इंडिया USA का ताज पहनाया गया और न्यूयॉर्क की तन्वी ग्रोवर को मिस टीन इंडिया USA चुना गया है। देखते हैं अगला प्रश्न। फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार किसे दिया गया है? दोस्तों इसका सही उत्तर विकल्प बी शशि थरूर को फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार दिया गया है। देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। कांग्रेस के सीनियर नेता शशि थरूर को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान सेवेलियर दी ला लीजन दी ऑनर से सम्मानित किया जाएगा। फ्रांस का सरकार थरूर के लेखन और भाषणों के चलते उन्हें इस सम्मान से नवाज रही है। देखते हैं अगला प्रश्न। कर्नाटक रत्न पुरस्कार किसे दिया गया? इसका सही उत्तर विकल्प ए पुनीत राजकुमार है। कर्नाटक रत्न पुरस्कार पुनीत राजकुमार को दिया गया। देखते हैं महत्वपूर्ण तथ्य। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने घोषणा की है कि दिवंगत अभिनेता पुनीत राजकुमार को मरणोपरांत कर्नाटक रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। 31वां व्यास सम्मान 2021 किसे दिया गया? इसका सही उत्तर विकल्प सी डॉक्टर असगर वजाहत है। 31वां व्यास सम्मान 2021 डॉक्टर असगर वजाहत को दिया गया। देखते हैं महत्वपूर्ण तथ्य। प्रसिद्ध लेखक असगर वजाहत को उनके नाटक महाबली के लिए वर्ष 2021 का 31वां व्यास सम्मान दिया गया। असगर वजाहत का नाटक महाबली बादशाह अकबर और कवि तुलसीदास को केंद्र में रखकर रचा गया है। व्यास सम्मान के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। 30वां व्यास सम्मान शरद पगारे को उनकी कृति पाटलिपुत्र की साम्राज्ञी के लिए दिया गया था। देखते हैं अगला प्रश्न। यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया? दोस्तों इसका सही उत्तर विकल्प सी एंजेला मार्केल है। एंजेला मार्केल को यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया। देखते हैं महत्वपूर्ण तथ्य। पूर्व जर्मन चांसलर एंजेला मार्केल को शरणार्थियों का स्वागत करने के लिए उनके प्रयासों के लिए वर्ष 2022 के यूनेस्को शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। देखते हैं अगला प्रश्न। लिबर्टी मेडल 2022 किसे प्रदान किया गया? दोस्तों इसका सही उत्तर विकल्प बी व्लादिमीर जेलेंस्की है।
लिबर्टी मेडल 2022 से व्लादिमीर जेलेंस्की को दिया गया। देखते हैं महत्वपूर्ण तथ्य। अमेरिका का प्रतिष्ठित सम्मान लिबर्टी मेडल 2022 से यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को दिया गया। उन्हें यह सम्मान रूसी आक्रमण के समक्ष अपने देश की स्वतंत्रता की रक्षा करने हेतु दिया गया। व्लादिमीर जेलेंस्की वर्ष 2019 से यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। दिवंगत नेता अरुण जेटली के चयनित लेखों पर आधारित पुस्तक ए न्यू इंडिया सेलेक्टेड राइटिंग 2014-19 का विमोचन किसने किया? दोस्तों इसका सही उत्तर विकल्प सी एम वेंकैया नायडू है। ए न्यू इंडिया सेलेक्टेड राइटिंग 2014 से 19 का विमोचन एम वेंकैया नायडू ने किया। देखते हैं महत्वपूर्ण तथ्य। अरुण जेटली के चयनित लेखों का संग्रह ए न्यू इंडिया सेलेक्टेड राइटिंग 2014 से 19 अरुण जेटली की पुण्यतिथि पर पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने विमोचन किया है। देखते हैं अगला प्रश्न। यूईएफए पुरस्कार किससे प्रदान किया गया? दोस्तों इसका सही उत्तर विकल्प सी उपरोक्त दोनों है, अर्थात करीम बेंजमा तथा एलेक्सिया पुटेलस दोनों को ही यूईएफए पुरस्कार प्रदान किया गया। देखते हैं महत्वपूर्ण तथ्य। करीम बेंजमा और एलेक्सिया पुटेलस ने यूरोपीय फुटबॉल महासंघ यूईएफए का वर्ष के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार जीता। करीम बेंजमा ने पुरुष वर्ग का खिताब जीता, जबकि एलेक्सिया पुटेलस ने लगातार दूसरी बार यूईएफए महिला पुरस्कार जीता है। देखते हैं अगला प्रश्न। पुस्तक बीबी माई स्टोरी के लेखक कौन है? दोस्तों इसका सही उत्तर विकल्प ए बेंजामिन नेतन्याहू है। बेंजामिन नेतन्याहू की पुस्तक बीबी माई स्टोरी है। देखते हैं महत्वपूर्ण तथ्य। बीबी माई स्टोरी इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के संस्मरण का शीर्षक है। इसे नवंबर में प्रकाशित किया जाएगा। नेतन्याहू इससे पहले ए ड्यूरेबल पीस और फाइटिंग टेररिज्म सहित कई किताबें लिख चुके हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने किस देश के साथ प्रथम द्विपक्षीय युद्धाभ्यास उदार शक्ति किया है? दोस्तों इसका सही उत्तर विकल्प सी मलेशिया है। मलेशिया के साथ भारत की वायुसेना ने उदार शक्ति द्विपक्षीय युद्धाभ्यास किया है। देखते हैं महत्वपूर्ण तथ्य। भारतीय वायुसेना का दल रॉयल मलेशिया वायुसेना के साथ 4 दिन के लिए द्विपक्षीय अभ्यास उदार शक्ति में भाग लेने के लिए मलेशिया गया। देखते हैं अगला प्रश्न। भारतीय नौसेना ने MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर किस देश से खरीदा है? दोस्तों इसका सही उत्तर विकल्प ए अमेरिका है। भारतीय नौसेना ने MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर अमेरिका से खरीदा है। अमेरिका ने रोमियो हेलीकॉप्टर की 2 यूनिट को कोचीन में भारतीय नौसेना को सौंप दिया। भारत ने अमेरिकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन के साथ $2.6 अरब की कीमत में ऐसे 24 हेलीकॉप्टरों की खरीद का सौदा किया था। देखते हैं अगला प्रश्न। भारत तथा वियतनाम के मध्य द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास एक्स विनबैक्स 2022 का आयोजन कहाँ हुआ? दोस्तों इसका सही उत्तर विकल्प ए हरियाणा है। भारत तथा वियतनाम के मध्य द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास एक्स विनबैक्स 2022 का आयोजन हरियाणा में किया गया। देखते हैं महत्वपूर्ण तथ्य। भारत तथा वियतनाम के मध्य द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास एक्स विनबैक्स 2022 का आयोजन हरियाणा भारत में हुआ। यह एक्स विनबैक्स 2022 का तीसरा संस्करण था। देखते हैं अगला प्रश्न। अगस्त 2022 में भारत किस देश में आयोजित होने वाले हवाई युद्धाभ्यास पिच ब्लैक में शामिल हुआ? दोस्तों इसका सही उत्तर विकल्प सी ऑस्ट्रेलिया है। अगस्त 2022 में भारत पिच ब्लैक अभ्यास में शामिल हुआ। अगस्त 2022 में ऑस्ट्रेलिया में आयोजित हवाई युद्धाभ्यास पिच ब्लैक में भारत शामिल हुआ। देखते हैं अगला प्रश्न। भारत ने किस राष्ट्र के साथ सैन्य अभ्यास अल नजह 4 किया? दोस्तों इसका सही उत्तर विकल्प सी ओमान है। भारत ने ओमान के साथ सैन्य अभ्यास अल नजह 4 किया। देखते हैं महत्वपूर्ण तथ्य। भारत और ओमान के मध्य सैन्य अभ्यास अल नजह 4 1 से 13 अगस्त 2022 तक राजस्थान में आयोजित किया गया। देखते हैं अगला प्रश्न। भारत ने किस राष्ट्र के साथ सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास किया? दोस्तों इसका सही उत्तर विकल्प ए अमेरिका है। भारत ने अमेरिका के साथ सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास किया। देखते हैं महत्वपूर्ण तथ्य। भारतीय और अमेरिकी सेना के बीच 14 से 31 अक्टूबर 2022 को उत्तराखंड के औली में सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास के 18वें संस्करण का आयोजन किया जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। भारत ने किस राष्ट्र के साथ वज्र प्रहार 2022 में भाग लिया? दोस्तों इसका सही उत्तर विकल्प ए अमेरिका है। भारत ने अमेरिका के साथ वज्र प्रहार 2022 में भाग लिया। देखते हैं महत्वपूर्ण तथ्य। भारत और अमेरिका के मध्य वज्र प्रहार 2022 के 13वें संस्करण की शुरुआत 8 अगस्त 2022 को हिमाचल प्रदेश के बकलोह में हुई। देखते हैं अगला प्रश्न। भारत ने किस देश को एक समुद्री टोही विमान डोर्नियर उपहार स्वरूप प्रदान किया? दोस्तों इसका सही उत्तर विकल्प सी श्रीलंका है। भारत ने श्रीलंका को एक समुद्री टोही विमान डोर्नियर उपहार स्वरूप प्रदान किया। देखते हैं महत्वपूर्ण तथ्य।
भारत ने श्रीलंका को समुद्री टोही विमान डोर्नियर उपहार स्वरूप प्रदान किया। यह समुद्र में मानव तस्करी व नशीले पदार्थों की तस्करी जैसे अपराधों से निपटने के लिए कार्य करेगा। देखते हैं अगला प्रश्न। भारत किस देश से बम वर्षक विमान TU-160 खरीदेगा? दोस्तों इसका सही उत्तर विकल्प सी रूस है। भारत रूस से बम वर्षक विमान TU-160 खरीदेगा। देखते हैं अगला प्रश्न। किस देश ने 4 अगस्त 2022 को चंद्रमा के लिए अपना पहला अंतरिक्ष यान दानुरी लॉन्च किया है? दोस्तों इसका सही उत्तर विकल्प सी दक्षिणी कोरिया है। दक्षिण कोरिया ने 4 अगस्त 2022 को चंद्रमा के लिए अपना पहला अंतरिक्ष यान दानुरी लॉन्च किया। देखते हैं महत्वपूर्ण तथ्य। दक्षिण कोरिया ने 4 अगस्त 2022 को चंद्रमा के लिए अपना पहला अंतरिक्ष यान दानुरी लॉन्च किया। इसे स्पेस एक्स के फाल्कन 9 से लॉन्च किया गया। यह दिसंबर 2022 में अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचेगा। देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में USA ने किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास उल्ची फ्रीडम शील्ड किया? दोस्तों इसका सही उत्तर विकल्प डी दक्षिण कोरिया है। हाल ही में दक्षिण कोरिया के साथ USA ने संयुक्त सैन्य अभ्यास उल्ची फ्रीडम शील्ड किया। देखते हैं महत्वपूर्ण तथ्य। दक्षिण कोरिया और अमेरिका ने दक्षिण कोरिया में उल्ची फ्रीडम शील्ड नामक अपना सबसे बड़ा संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू किया। यह 1 सितंबर तक चला। देखते हैं अगला प्रश्न। भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत INS विक्रांत को किस स्थान पर कमीशन किया गया? दोस्तों इसका सही उत्तर विकल्प ए कोचीन है। INS विक्रांत को कोचीन में कमीशन किया गया। देखते हैं महत्वपूर्ण तथ्य। भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत INS विक्रांत को 2 सितंबर को कोचीन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में कमीशन किया गया। इसका निर्माण कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा किया गया है। देखते हैं अगला प्रश्न। 20 अगस्त 2022 को समर बद्रू बनर्जी का निधन हो गया। वह किस खेल से संबंधित थे? दोस्तों इसका सही उत्तर विकल्प सी फुटबॉल है। समर बद्रू बनर्जी फुटबॉल से संबंधित थे। देखते हैं महत्वपूर्ण तथ्य। भारत के महान फुटबॉल खिलाड़ी समर बद्रू बनर्जी का निधन 20 अगस्त 2022 को हो गया। बद्रू दा ने 92 साल की उम्र में आखिरी सांस ली। 1956 ओलंपिक में भारतीय फुटबॉल टीम ने उनकी अगुवाई में चौथे नंबर तक का सफर तय किया था। ओलंपिक के इतिहास में यह भारतीय फुटबॉल टीम का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन है। देखते हैं अगला प्रश्न। क्रिकेट के पूर्व अंपायर रूडी कार्डजन का एक कार दुर्घटना में निधन हो गया। वह किस देश के नागरिक थे? दोस्तों इसका सही उत्तर विकल्प डी दक्षिण अफ्रीका है। देखते हैं महत्वपूर्ण तथ्य। दक्षिण अफ्रीका के पूर्व अंपायर रूडी कार्डजन का एक कार दुर्घटना में निधन हो गया। देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में राकेश झुनझुनवाला का निधन हो गया। वह क्या थे? दोस्तों इसका सही उत्तर विकल्प डी शेयर बाजार निवेशक है। राकेश झुनझुनवाला शेयर बाजार निवेशक थे। देखते हैं महत्वपूर्ण तथ्य। शेयर बाजार के दिग्गज निवेशक राकेश झुनझुनवाला का निधन 14 अगस्त 2022 को मुंबई में हो गया। उन्हें शेयर बाजार के बिग बुल तथा भारत का वॉरेन बफेट भी कहा जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में सैयद सिप्ते रजी का निधन हो गया। वह क्या थे? दोस्तों इसका सही उत्तर विकल्प ए राजनेता है। सैयद सिप्ते रजी एक नेता थे। देखते हैं महत्वपूर्ण तथ्य। झारखंड और असम के राज्यपाल रहे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सैयद सिप्ते रजी का 20 अगस्त 2022 को निधन हो गया। देखते हैं अगला प्रश्न। मिशन भूमिपुत्र योजना किस राज्य की है? इसका सही उत्तर विकल्प डी असम है। मिशन भूमिपुत्र योजना असम राज्य की है। देखते हैं महत्वपूर्ण तथ्य। 1 अगस्त 2022 को असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिस्वा शर्मा ने मिशन भूमिपुत्र का अनावरण किया। इस मिशन के तहत छात्रों को डिजिटल जाति प्रमाण पत्र सरल और डिजिटल तरीके से जारी किए जाएंगे। इसे जनजातीय कार्य विभाग और सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग द्वारा लागू किया जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। विद्यारथ स्कूल ऑन व्हील्स परियोजना किस राज्य की है? दोस्तों इसका सही उत्तर विकल्प डी असम है। असम विद्यारथ स्कूल ऑन व्हील्स परियोजना असम राज्य की है। देखते हैं महत्वपूर्ण तथ्य। अगस्त 2022 को असम सरकार ने विद्यारथ स्कूल ऑन व्हील्स नाम का एक प्रोजेक्ट शुरू किया, जिसके तहत ऐसे बच्चों की मदद की जाएगी जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं। छात्रों को फ्री मिड डे मील, यूनिफॉर्म और किताबें दी जाएंगी। देखते हैं अगला प्रश्न। मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की है? दोस्तों इसका सही उत्तर विकल्प सी उत्तर प्रदेश है। मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना उत्तर प्रदेश की है। देखते हैं महत्वपूर्ण तथ्य। उत्तर प्रदेश के नए बने नगरीय निकायों व सीमा विस्तार वाले नगरीय निकायों में मूलभूत सुविधाएं बेहतर करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना शुरू की है। देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में इंग्लैंड के भारत स्पोर्ट्स एंड क्रिकेट क्लब के स्वामित्व वाले
लिसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड का नाम किस खिलाड़ी के नाम पर रखा गया? दोस्तों इसका सही उत्तर विकल्प सी सुनील गावस्कर है। इंग्लैंड के भारत स्पोर्ट्स एंड क्रिकेट क्लब के स्वामित्व वाले लिसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड का नाम सुनील गावस्कर के नाम पर रखा गया है। देखते हैं महत्वपूर्ण तथ्य। इंग्लैंड के लिसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड का नाम भारत के महान क्रिकेटर सुनील गावस्कर के नाम पर रखा गया है। लिसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड जिसका स्वामित्व भारत स्पोर्ट्स एंड क्रिकेट क्लब के पास है। यह पहली बार है जब इंग्लैंड में किसी क्रिकेट स्टेडियम का नाम भारतीय क्रिकेटर के नाम पर रखा गया है। इससे पहले केंटकी और तंजानिया के जानसीबार में भी गावस्कर के नाम पर स्टेडियम का नाम रखा जा चुका है। देखते हैं अगला प्रश्न। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में प्रारंभ किया गया? दोस्तों इसका सही उत्तर विकल्प सी गुजरात है। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज गुजरात में प्रारंभ किया गया। देखते हैं महत्वपूर्ण तथ्य। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज लॉन्च किया। केंद्रीय बजट 2020-21 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने IFSCA में इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज IFSC लिमिटेड IIBX की स्थापना की घोषणा की थी। IIBX गिफ्ट सिटी गांधीनगर में स्थापित भारत का पहला तथा विश्व का तीसरा अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज है। देखते हैं अगला प्रश्न। वर्ष 2026 की शतरंज ओलंपियाड की मेजबानी कौन सा देश करेगा? दोस्तों इसका सही उत्तर विकल्प ए उज्बेकिस्तान है। वर्ष 2026 की शतरंज ओलंपियाड की मेजबानी उज्बेकिस्तान करेगा। देखते हैं महत्वपूर्ण तथ्य। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ FIDE ने एक ट्वीट के माध्यम से बताया कि वर्ष 2026 की शतरंज ओलंपियाड की मेजबानी उज्बेकिस्तान करेगा। 44वां शतरंज ओलंपियाड शतरंज के जन्म स्थान भारत में 28 जुलाई से 9 अगस्त के मध्य आयोजित किया गया। विजेता पुरुष टीम स्वर्ण पदक उज्बेकिस्तान, रजत पदक आर्मीनिया तथा कांस्य पदक भारत ने जीता। विजेता महिला टीम स्वर्ण पदक यूक्रेन, रजत पदक जॉर्जिया तथा कांस्य पदक भारत ने जीता। देखते हैं अगला प्रश्न। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ का वर्ष का सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर का सम्मान किस खिलाड़ी को दिया गया? दोस्तों इसका सही उत्तर विकल्प सी उपरोक्त दोनों को है। सुनील छेत्री तथा मनीषा कल्याण को अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ का वर्ष का सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर का सम्मान दिया गया। देखते हैं महत्वपूर्ण तथ्य। भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम के कप्तान सुनील छेत्री तथा महिला टीम की खिलाड़ी मनीषा कल्याण को अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ का वर्ष 2022 का सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर का सम्मान मिला है। सुनील छेत्री को 7वीं बार यह पुरस्कार मिला है, जबकि मनीषा कल्याण पहली बार इस पुरस्कार के लिए चुनी गई हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। पहली खेलो इंडिया महिला हॉकी लीग अंडर 16 किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में आयोजित की गई? दोस्तों इसका सही उत्तर विकल्प सी नई दिल्ली। पहली खेलो इंडिया महिला हॉकी लीग अंडर 16 नई दिल्ली में आयोजित की गई। देखते हैं महत्वपूर्ण तथ्य। पहली खेलो इंडिया महिला हॉकी लीग अंडर 16 16 से 23 अगस्त 2022 के बीच नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में खेली गई। युवा कार्य और खेल मंत्रालय के अनुसार देश की कुल 16 टीमें इसमें भाग ले रही हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। UEFA में खेलने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन है? दोस्तों इसका सही उत्तर विकल्प बी मनीषा कल्याण है। UEFA में खेलने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी मनीषा कल्याण है। देखते हैं महत्वपूर्ण तथ्य। युवा स्ट्राइकर मनीषा कल्याण UEFA महिला चैंपियनशिप लीग में खेलने वाली पहली भारतीय फुटबॉलर बन गई हैं, जिन्होंने साइप्रस में यूरोपीय क्लब टूर्नामेंट में अपोलो लेडीज FC के लिए पदार्पण किया। कल्याण साइप्रस की मेरिलिना जॉर्जियो की जगह 60वें मिनट में मैदान में उतरी। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आई हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।